गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एस्पिरेंट्स आते हैं और वो जब इस तरीके की बातें कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे हैड अ कीन डिज़ायर टू बिकम अ कमीशन रैंक ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, और उसके एवज में जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, यदि उनका जवाब वो नहीं बताते हैं या वो अनजान बने रहते हैं उन चीज़ों से, तो फिर वो एक और चीज़ कन्वे करते हैं कि जो सपना उन्होंने बचपन से देखा था, वो सपना पूरी तरीके से ऊपरी मन से देखा गया था। उनके हृदय की गहराई में इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ यहाँ सर्विस ढूंढने के लिए आए हैं। उनका इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति योगदान कुछ बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी अपनी जिज्ञासा को जगाया नहीं। वो कभी इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश नहीं कर पाए। फिर बचपन से जो सपना देखा था, वो सपना बेहतर सपना नहीं रह जाता है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तीनों सेनाओं में जो रैंक्स होते हैं, कौन सी सेना में दूसरी सेना के बराबरी के रैंक्स क्या होते हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 1997 तक 1997 तक भारतीय थल सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट सबसे छोटा कमीशन रैंक होता था, जिसके बराबरी में इंडियन एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर और इंडियन नेवी में एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट होते थे। ये रैंक 1997 में बंद कर दिए गए। उसके बाद वो रैंक्स कंटिन्यू किए गए, उनसे एक सीढ़ी ऊपर वाले रैंक कंटिन्यू किए गए, जो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो भारतीय थल सेना का सबसे छोटा रैंक कमीशन ऑफिसर बनने के बाद लेफ्टिनेंट होता है, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के बराबर होता है और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट के बाद भारतीय थल सेना में कैप्टन रैंक आता है, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट रैंक के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट फौज में सबसे छोटा रैंक होता है, लेकिन जो नौसेना में लेफ्टिनेंट होते हैं वो दूसरे रैंक पर आते हैं, मतलब वो भारतीय थल सेना के कैप्टन रैंक के बराबर होते हैं। उसके बाद कैप्टन के बाद फिर आते हैं मेजर साहब। सो मेजर रैंक जो इंडियन आर्मी के होते हैं, उनके बराबर भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर होते हैं और भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं। मेजर रैंक के ऊपर भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रैंक और भारतीय नौसेना के कमांडर रैंक के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद भारतीय थल सेना में कर्नल रैंक होते हैं। कर्नल रैंक के बराबरी में भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और भारतीय नौसेना में कैप्टन रैंक होता है। तो हमारे यहाँ थल सेना के अंदर कैप्टन रैंक दूसरा रैंक होता है, जबकि जो नौसेना में ये पांचवा रैंक होता है, जो कि भारतीय थल सेना के कर्नल रैंक के बराबर होता है। भारतीय थल सेना के कर्नल रैंक के बाद ब्रिगेडियर रैंक आता है। ब्रिगेडियर रैंक के बराबर इंडियन एयरफोर्स में एयर कमोडोर और भारतीय नौसेना में कमोडोर होते हैं। ब्रिगेडियर रैंक के बाद भारतीय थल सेना में मेजर जनरल रैंक आता है, जिसके बराबरी में भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल होते हैं। मेजर जनरल के बाद भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल और भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल होते हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल के बाद हाईएस्ट रैंक दैट इज जनरल, और जिसकी बराबरी होती है भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और नौसेना में एडमिरल रैंक की। इसके अलावा जो हाईएस्ट रैंक होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जब हाईएस्ट बोला तो ये एक्टिंग हाईएस्ट है, लेकिन जो हाईएस्ट रैंक होता है किसी भी सेना का, भारतीय थल सेना का हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल होता है, भारतीय वायुसेना का हाईएस्ट रैंक होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और भारतीय नौसेना का हाईएस्ट रैंक होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि ये रेगुलर प्रमोशंस नहीं है, ये ऑनरी रैंक है। ऑनरी रैंक का मतलब होता है ये सम्मान में दिया जाता है किसी व्यक्ति की निष्ठा और सेवा, देश के प्रति जो समर्पण था उसको देखते हुए। ऐसा अभी तक भारत के अंदर सिर्फ 3 बार हुआ है, नौसेना में अभी तक 1 बार भी नहीं हुआ है। भारतीय नौसेना में आज तक कोई एडमिरल ऑफ द फ्लीट नहीं बना है। सबसे पहले भारत के अंदर फील्ड मार्शल बने थे फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ 1 जनवरी 1973 को सेवानिवृत्त होने से पहले ही इनको जो है फील्ड मार्शल पर पदोन्नत कर दिया गया था। इसलिए ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो जिस दिन इनरोल्ड हुए थे, जिस दिन कमीशन्ड हुए थे सेना में, जिस दिन ये ट्रेनिंग पर गए थे, उस दिन से लेकर के अपने जीवन की आखिरी सांस तक ये कभी रिटायर नहीं हुए। जी हाँ, फील्ड मार्शल रैंक, मार्शल्स जो होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, इनकी कोई पेंशन नहीं होती है, इनको जो है वेतन मिलेगा और इनकी एक ऑफिस परमानेंट आजीवन बनी रहती है। तो सैम मानेकशॉ जो है 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के रैंक पर पदोन्नत किए गए थे और 27 जून 2008 को इनका देहांत हुआ था। तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी इतने साल तक ये फील्ड मार्शल बने रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे फील्ड मार्शल जो भारत के अंदर बने थे वो थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने सर रॉबर्ट रॉय बुचर से चार्ज लिया था 15 जनवरी 1949 को। हालांकि 1953 में ये रिटायर हो गए थे और उनकी जो सेवा थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो जो पार्टीशन कमेटी बनी थी कि भारत के लोग वहाँ सुरक्षित वापस आ सके, पाकिस्तान के लोग सुरक्षित वापस जा सके, ये जो लोग आने जाने हैं इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो, इस कमेटी को लीड किया था KM करियप्पा साहब ने। उसके बाद 47-48 जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था शायद इन्होंने, और एग्जेम्पलरी पर्सन जिनको जनरल ऑफ द सोल्जर्स कहा जा सकता है, क्योंकि 1965 में इनके बेटे जो थे KC करियप्पा, वो उस समय स्क्वाड्रन लीडर थे और वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे पाकिस्तान में। जनरल आयुब खान ने इनको फ़ोन करके कहा भी था, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये फील्ड मार्शल KM करियप्पा और जनरल आयुब खान पहले बैच के ऑफिसर्स थे जब से भारतीयों को कमीशन रैंक देना शुरू किया गया था। 1919 से के जो पहला बैच था उसमें ये दोनों लोग थे, एक दूसरे को बखूबी जानते थे। आयुब खान साहब ने इनको फ़ोन करके कहा कि आप चिंता ना करें, मैं KC को 2 घंटे के अंदर सुरक्षित भारत वापस भेज रहा हूँ। और KM करियप्पा साहब ने वो मिसाल पेश की जो देश में हर पिता को एक सबक देती है। KM करियप्पा साहब ने आयुब खान साहब से कहा कि
केसी करियप्पा अकेले मेरा बेटा नहीं है। जितने प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जितने भारतीय सोल्जर्स को आपने पकड़ा है, ऑफिसर्स को पकड़ा है, वो सब मेरे बेटे हैं। अगर छोड़ना तो सबको साथ छोड़ना, वरना ये दया केसी के ऊपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, केसी करियप्पा 2 साल तक प्रिजनर ऑफ वॉर रहे, उसके बाद उन्हें रिहाई मिली। सो सच अ ग्रेट पर्सन। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था देश के प्रति, उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 15 जनवरी 1986 को इन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया, रिटायर होने के बाद दोबारा। हालांकि फिर ये 15 मई 1993 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा नाम, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। जी हां, ये 64 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1965 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था, ये चीफ थे। पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं से दूर जाकर के, बाहर जाकर के दुश्मन देश के अंदर जो हमला किया, जो खलबली मचाई थी उस समय, ये सबसे पहला एग्जाम्पल था जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत इस पूरे कंटिनेंट को दिखाने की कोशिश की। और उसको लीड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। ये भी रिटायर हो गए थे 67 में। उसके बाद वर्ष 2002, 25 जनवरी 2002 को अर्जन सिंह साहब को मार्शल ऑफ द एयर फोर्स बनाया गया। और 16 सितंबर 2017 को अर्जन सिंह साहब हम सबको, इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। तो आज की डेट में हमारे पास कोई मार्शल जीवित नहीं है, लेकिन अपनी बहुत सुनहरी यादें और बड़ी मिसाल अपकमिंग जनरेशंस के लिए पीछे छोड़ करके गए। जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं एसएसबी के, उनको सीखने के लिए इन लोगों से बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको तीनों सेनाओं के रैंक्स और उनके बराबरी के रैंक्स समझ में आ गए होंगे। इसी श्रेणी को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते रहेंगे और जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।